ओके, तो इससे पहले हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस लेके जाता है, या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे आते ही हैं नीट के अंदर, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। हमको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हमें पता है कि ह्यूमंस कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ह्यूमंस दो गेमीट बनाने वाले हैं। एक होगा मेल गेमीट, दूसरा होगा फीमेल गेमीट, और दोनों को फ्यूज करके हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा के जाइगोट बनाने वाले हैं, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल है। बोले तो एक बॉडी के अंदर आपको एक ही तरीके के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। मेल बॉडी में आपको मिलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल बॉडी में मिलेंगे आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर आप क्लियर कट बता पाते हो फीमेल की बॉडी को देख के कि ये फीमेल है, और मेल की बॉडी को देख के कि ये मेल है, इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिक। दैट मीन्स यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई हु एग्जैक्टली इज मेल एंड हु एग्जैक्टली इज फीमेल, ठीक है। ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको एक बॉडी के अंदर एक ही तरीके के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, या तो मेल या फिर फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये बात हमने कर ली है। अब दो टर्म पढ़ेंगे, एक होता है ओवीपेरस, एक होता है वीवीपेरस। ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो अंडे देते हैं, और वीवीपेरस वो होते हैं जो सीधा बच्चा पैदा करते हैं, मतलब अपना एग्जैक्ट कॉपी, छोटा मॉडल, ठीक है। तो उनको आप बोलते हो वीवीपेरस। तो सबसे पहले ह्यूमंस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ह्यूमंस वीवीपेरस है। बोले तो अपने जैसा डिट्टो छोटा मॉडल बना के देंगे, कोई अंडा उंडा नहीं बनाते हैं, एग फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये जो पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर ऐसा बोल रखा है कि ह्यूमंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसके अंदर छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं। अब छोटे मोटे इवेंट की अगर हम बात करें तो देखो, फर्टिलाइजेशन है बड़ा इवेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो कुछ इवेंट होंगे जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे, कुछ इवेंट होंगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होंगे। तो हम ब्रॉडली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में आप मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराते हो। तो प्री में क्या करोगे, उनको बना लो। तो सबसे पहला स्टेप होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो आप मेल गैमेट बनाओगे और फीमेल गैमेट बनाओगे, ठीक है। मेल गैमेट को आप बोल देते हो स्पर्म, फीमेल गैमेट को आप बोल देते हो ओवम। तो पहला स्टेप हो गया आपका गैमीट बनाना, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हमें पता है कि हमारा जो मेल गैमीट है वो तो चल फिर सकता है, मोटाइल है, और जो फीमेल गैमीट है वो एक ही जगह पे रहता है। तो इसका मतलब मेल गैमीट ट्रेवल करके फीमेल गैमीट के पास में जाता है, तो दैट इज गैमीट ट्रांसफर। तो सेकंड स्टेप होगा इंसेमिनेशन, जिसको आप गैमीट ट्रांसफर बोल देते हो। हम पढ़ेंगे कि इंसेमिनेशन क्या है, सीमन क्या होता है, वो सारी बातें। फिर एक बार गैमीट ट्रांसफर हो गया, अब दोनों गैमीट मिल जाएंगे, तो आप उस स्टेप को क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की वॉल के अंदर धस जाता है, ठीक है। और फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, उसको आप बोलते हो इम्प्लांटेशन। उसके बाद में पूरा 9 महीने का जो पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड, जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा होता है, वो होता है। और उसके बाद में 9 महीने के बाद में बच्चे को बाहर डिलीवर करा देते हैं, दैट इज पार्चुरेशन। और फिर पार्चुरेशन के बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, दैट इज लैक्टेशन। तो टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने इवेंट्स है। पहला, आप गेमीट बनाओ। दूसरा, आप गेमीट को ट्रांसफर करो। तीसरा, आप गेमीट को फर्टिलाइज करा दो। चौथा, आप जाइगोट बना के उसको यूट्राइन वॉल के अंदर इम्प्लांट करा दो। और वो जाइगोट इम्प्लांट नहीं होता है, जाइगोट के बाद में ब्लास्टोसिस बनता है, वो इम्प्लांट होता है। फिर आप गेस्टेशन 9 महीने का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा लो, फिर आप 9 महीने के बाद में बच्चे को डिलीवर कर दो, बेबी डिलीवरी होती है जिसको आप बोलते हो पार्चुलेशन। ये सारे इवेंट को डिटेल में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। शुरू करें, चलो। अब क्योंकि जो आपके ह्यूमंस है वो यूनिसेक्सुअल है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और उसके बाद में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हमारा जो ये वाला वीडियो होने वाला है, इसमें हम सिर्फ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे, लोकेशन क्या है, पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन बोले तो आपका जो कमर है, कमर से नीचे वाला जो रीजन है उसको आप बोलते हो पेल्विस रीजन। तो लोकेशन क्या हो गया, पेल्विस रीजन। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम 4 कंपोनेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिनको आप बोलते हो टेस्टिस। अब इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, अगर मैंने किसी भी ऑर्गन के आगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम लगाया ना, इसका मतलब उसका प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन दो ही होते हैं, या तो तुम गेमीट्स बना दो, ठीक है, जैसे कि स्पर्म या फिर ओवम। और गेमीट और बनाने के लिए आपको हार्मोन चाहिए, जिनको आप बोलते हो सेक्स हार्मोन, या तो आप सेक्स हार्मोन बना दो। तो ऐसे ऑर्गन जो आपको सेक्स हार्मोन्स और गेमीट्स बना के देते हैं, उनको आप बोलते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर मैं मेल की बॉडी की बात करूं, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं, टेस्टिस।
और अगर मैं फीमेल की बॉडी की बात करूं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? ओवरीज। ये आप लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 11th के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है मेल बॉडी के अंदर? टेस्टिस। और फीमेल बॉडी के अंदर आप क्या बोलते हो उनको? ओवरीज, ठीक है। दोनों का काम क्या है? गेमिट्स बनाना और सेक्स हार्मोन्स बनाना। टेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो वो गेमिट कौन सा बनाता है? स्पर्म। और सेक्स हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। इतना क्लियर है? ठीक है। टेस्टिस पेयर्ड है यहाँ पे। अब टेस्टिस तो हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनका इनके अलावा दूसरा काम है। इनके अलावा दूसरा काम क्या हो गया? गैमीट ये बना रहे हैं, ठीक है, सेक्स हार्मोन ये बना रहे हैं, तो गैमीट को ट्रांसपोर्ट करना, गैमीट को स्टोर करना, गैमीट को मोटिलिटी प्रोवाइड करना, गैमीट का मैच्योरेशन प्रोवाइड करना, वो सब कौन करता है? वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं ये तीनों चीजें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ये। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है? ये। उनमें क्या क्या है? सबसे पहले आते हैं एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो स्टोरेज का काम करते हैं, जो मोटिलिटी का काम करते हैं, ये सारी चीजें। एक्सेसरी डक्ट में आप चार चीजें पढ़ेंगे: रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। और ग्लैंड्स पढ़ेंगे आप तीन तरीके की। ग्लैंड्स कुछ सीक्रेट करते हैं, अभी हमको आगे समझ में आएगा क्या सीक्रेट करते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया की, जिसको आप बोलते हो कॉप्युलेटरी ऑर्गन, जिसका नाम है पीनिस, ठीक है। तो ब्रॉडली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो तरीके के सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी में पढ़ेंगे टेस्टिस और सेकेंडरी में पढ़ेंगे ये तीनों, ठीक है। इन तीनों में डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गया और एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो गया। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि टेस्टिस का लोकेशन एग्जैक्टली है क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या है? पेल्विस रीजन। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? देखो, दो शब्द समझने की कोशिश करना। एक होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक होता है इंट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बोले तो बॉडी के बाहर। और इंट्रा एब्डोमिनल होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, बोले तो बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर मैं एक अडल्ट मेल की बात करूं तो उसकी टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, और इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बाहर किधर प्रेजेंट है? बाहर प्रेजेंट होती है स्किन पाउचेस के अंदर, जिनका नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है। तो एक अडल्ट मेल की टेस्टिस दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इसीलिए शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और कौन से स्किन पाउचेस के अंदर प्रेजेंट है? जिनका नाम है स्क्रोटम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पहली चीज क्यों अंदर क्यों नहीं है? दूसरी चीज, क्या हमेशा, मैंने अडल्ट मेल का नाम लिया था, क्या हमेशा से ही बाहर ही रहती है या कभी अंदर भी होती है, ठीक है। जब एक बच्चा डेवलप कर रहा होता है अपने मदर के वूम के अंदर, ठीक है, जब वो फीटस के फॉर्म में होता है, एक मेल जब अपने फीटस के फॉर्म में होता है, तब उसकी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल ही होती है। 7वें महीने के अंदर, 7वें से 8वें महीने के अंदर दो हार्मोन की वजह से, एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन और दूसरे का नाम है एफएसएच, इन दोनों हार्मोन की वजह से वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में डिसेंड करती है, ठीक है। मतलब जब एक मेल फीटस के फॉर्म में होता है, अपने मदर के वूम के अंदर होता है, तब उसकी टेस्टिस अंदर ही होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है। लेकिन जब वही मेल 7वें 8वें महीने के अंदर आता है अपने डेवलपमेंट के, तो फिर एफएसएच की वजह से और टेस्टोस्टेरोन की वजह से वही टेस्टिस बाहर स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करती है, एक कैनाल के थ्रू, जिसका नाम होता है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। फिर वो इंग्वाइनल कैनाल धीरे धीरे सील ऑफ हो जाती है और फिर वो टेस्टिस हमेशा नीचे स्क्रोटम के अंदर ही रहती है। इतनी बात तो हो गई। अब दो शब्द और है, एक है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, दूसरा है ऑर्किडोपेक्सी। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये 7वें 8वें महीने की जो कहानी है, जिसके अंदर आपकी टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करती है, वो नहीं हो पाती है ड्यू टू सर्टेन हार्मोनल डिसबैलेंस या कोई भी रीजन हो सकता है। तो टेस्टिस अंदर ही रह जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल। इस तरीके के जो ये जो हुआ है कंडीशन, जो है क्लिनिकल कंडीशन है, इसको आप बोलते हो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या इसको ठीक करवाया जा सकता है? ऑफ कोर्स। इसकी एक सर्जरी होती है जिसको आप बोलते हो ऑर्किडोपेक्सी। इतना क्लियर? ओके। तो ये बात हो गई कि हाँ ठीक है, क्या शुरू से ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थी? नहीं, जब वो डेवलप कर रहा था तो इंट्रा एब्डोमिनल थी, 7वें 8वें महीने के अंदर वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गई और 9वें महीने के अंदर हम बच्चे को डिलीवर करवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्क्रोटम के अंदर क्यों, बॉडी के अंदर क्यों नहीं रह रही? जब सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है तो हमको टेस्टिस को बाहर रखने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपके स्पर्म बनाने वाले सेल है वो इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते। तो जब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है तो स्क्रोटम उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करना जानता है, वो आपके नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगा। वो जो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम किया इसने, वो एक्यूरेट टेम्परेचर है आपके स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए,
स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए और स्पर्म के स्टोरेज के लिए। वापस सुनिएगा, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो है उसके जो सेल है जो स्पर्म बनाते हैं वो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर पे कम में ही बनाते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। तो इसीलिए स्क्रोटम बाहर है, स्क्रोटम टेम्परेचर रेगुलेट करना जानता है, उसने 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया है, जिसकी वजह से स्पर्म का स्टोरेज, प्रोडक्शन और मेच्योरेशन इजीली हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब टेस्टिस के बारे में, क्योंकि टेस्टिस हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये स्पर्म को बनाएगी भी, और ये स्पर्म को बनाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, जिनको आप क्या बोलते हो, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी बातें कि इसके बारे में कुछ देखा है, इसका शेप क्या है। शेप होता है ओवल शेप की होती है, वेट होती है 2 से 3, लेंथ होती है 4 से 5, और वेट होता है लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि टेस्टिस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है एक टिपिकल टेस्टिस। इसको ध्यान से देखिएगा। एक टेस्टिस की ना बेटा जी 3 लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहर वाली को आप बोलते हो ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ये अंदर वाली को आप बोलते हो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और फिर सबसे अंदर वाली को आप बोलते हो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या वेस्क्यूलरिस। 3 है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस या वेस्क्यूलोसा, क्योंकि ये हाईली वेस्क्यूलर होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में तीनों के नाम नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो सबसे बाहर वाली है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कनेक्टिव टिश्यू, अब इसमें से देखो ये जो बाहर की है 2 दिख रही है, एक ये पर्पल में जो बनाई, इसको बाहर वाली है तो उसको बोलेंगे पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस, अंदर वाली को बोलेंगे विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक, अब फिर ये वाली देखो, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ना ऐसे अंदर की तरफ खिसकती है, और ऐसे जब वो अंदर की तरफ खिसकती है तो टेस्टिस के ऐसे टुकड़े कर देती है, कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है टेस्टिस को। ये जो कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के, इनको आप बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सी लेयर अंदर घुसती है तो सेप्टा बनते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल बनते हैं? आंसर वुड बी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर घुसने की वजह से ऐसे टुकड़े हो जाते हैं टेस्टिस के, उन टुकड़ों को या कंपार्टमेंट को आप क्या बोलते हो? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस में 250 होते हैं, तो 2 में 500 हो गए। ये जो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। फिर अंदर की तरफ यहाँ पे होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जो कि हाईली वेस्क्यूलर होती है। ये देखिए, ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर की है, पेराइटल विसरल कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। एल्बुजिनिया डेंस है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की है, अंदर घुस के टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है, 250 एक में, 2 के अंदर 500। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब एनसीईआरटी में कौन सी लेयर का नाम है? एनसीईआरटी में एज सच किसी भी लेयर का नाम नहीं दे रखा, बस उसने ऐसे बोल रखा है कि एक डेंस कवरिंग है जो कि अंदर की तरफ घुस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। तो डेंस कवरिंग की बात करिए तो वी आर अज्यूमिंग कि उन्होंने ट्यूनिका एल्बुजिनिया की ही बात करी है। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो उन्होंने डेंस कवरिंग लिख के छोड़ दिया है, तो वी आर अज्यूमिंग डेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। डेंस हम भी ज्यादातर ट्यूनिका एल्बुजिनिया के लिए यूज करते हैं हमारी बुक्स के अंदर, तो आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही अज्यूम कर लीजिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हर लोब्यूल में, ये एक लोब्यूल है बेटा जी, हर लोब्यूल में 1 से 3 भयंकर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप बोलते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो पूरे टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। वापस सुनिए ना, सुनिएगा, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर टेस्टिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच लोब्यूल हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहाँ पे भी मिलेगा आपको ये रहा, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला बेटा जी? क्योंकि यही है वो जगह जहां पे स्पर्म बनेगा। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो एक डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ढंग से सुनना, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, उसकी बाहर की कवरिंग है। ठीक, वो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर बेटा जी 2 तरीके के सेल्स होते हैं। वापस सुनना, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, एंड जर्मिनल एपिथेलियम हैज 2 काइंड ऑफ सेल। ठीक है,
पहले का नाम है स्पर्मेटोगोनिया या फिर आप इसको बोलते हो मेल जर्म सेल, और दूसरे का नाम है सर्टोली सेल। वापस सुनना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ जर्मिनल एपिथेलियम, ईच जर्मिनल एपिथेलियम हैज टू सेल, स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल का तो काम सॉर्टेड सा है, ये आगे जाके स्पर्म बना के देंगे। ठीक, सर्टोली सेल क्या करते हैं? सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल या फिर सस्टेंटेक्युलर सेल्स। बहुत सारे काम है। ठीक, पहला काम इसका, पहला काम ये कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक, दूसरा अगर कोई डेड टिश्यू या डेड स्पर्म है ये उसका फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक, उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़े लंबे लंबे से सेल होते हैं, एलोंगेटेड है और कॉलमनार सेल्स होते हैं। ठीक, आगे आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, पहले ना स्पर्म ऐसे गोले के फॉर्म में बनते हैं, फिर वो गोले का फॉर्म ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस होने के लिए ना कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, वो फैक्टर्स भी आपका सर्टोली सेल रिलीज करता है अंडर द एक्शन ऑफ FSH। ठीक है, तो ये वो लाइन समझ में आएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। फिर एक फैक्टर होता है दैट इज BTB, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है? देखो हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारा कचरा है ना, हमारे स्पर्म बहुत सेंसिटिव है, तो ना ये एक तरीके का बैरियर है जो कभी भी ब्लड को टेस्टिस के या स्पर्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता, वरना आपके स्पर्म मर जाएंगे। दैट बैरियर इज नोन एज BTB विच इज फॉर्म बाय योर सर्टोली सेल। दूसरी चीज, ये इनहिबिन बनाता है। व्हाट इज इनहिबिन? इनहिबिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके एफएसएच के सिंथेसिस को सप्रेस करता है। अब एफएसएच क्या है आगे आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो जब हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक और चीज जो ये बनाता है वो है AMF दैट इज एंटी मुलेरियन फैक्टर। बेटा जब एक बच्चा डेवलप हो रहा था ना तो उसके अंदर दो डक्ट बनते हैं, एक होता है वुल्फियन डक्ट, एक होता है मुलेरियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है और मुलेरियन डक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है तो आप मुलेरियन डक्ट को नहीं चाहते, तो AMF रिलीज होता है दैट इज एंटी मुलेरियन फैक्टर। वो एंटी मुलेरियन फैक्टर मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है कि वो आगे डेवलप ना करे, अदरवाइज मेल बॉडी के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लग जाएंगे। इतना क्लियर? दूसरी कोई भी कचरा है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, कोई भी गैसेज है, उसको भी कलेक्ट करता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? ओके, फिर आता है ABP दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन आप जानते हो स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। ये उसको बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है? एक मिनट दो मुझे बस। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। दो तरीके के सेल है, स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। एक देखो ये जो स्पेस है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है, इसको स्पेस को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर आपको स्पेशल तरीके के सेल मिलते हैं जिनको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल। ये लेडिक सेल वो सेल है बेटा जी जो रिलीज करते हैं आपका एंड्रोजन दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। इतना क्लियर है? यहाँ पे इसको रेड रेड इसलिए दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल भी होती है। ठीक, अब टेस्टोस्टेरोन तो यहाँ रिलीज हो रहा है, स्पर्म यहाँ बनेंगे क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर है। स्पर्म बनाने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन चाहिए, वो यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ आएगा कैसे? करेक्ट ना? तो आपके सर्टोली सेल जो कि यहाँ पे है वो क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ से एंड्रोजन को बाइंड करके यहाँ भेजता है। तो यहाँ पे खूब सारा एंड्रोजन हो गया, अब आराम से स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएंगे। करेक्ट ना? वापस सुनना, ये है तुम्हारे लेडिक सेल। लेडिक सेल ने क्या रिलीज करा बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्यों चाहिए आपको? स्पर्म बनाने के लिए। स्पर्म बनाने वाले सेल का है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से यहाँ कौन लेकर आएगा? सर्टोली सेल रिलीज करते हैं ABP दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एंड्रोजन को बाइंड कर करके यहाँ ले आता है। अगर वो यहाँ ले आएगा बीच में तो आराम से स्पर्मेटोगोनिया को टेस्टोस्टेरोन मिल गया, वो आराम से स्पर्म बना लेगा। करेक्ट? तो ये खूब सारे फंक्शन हुए आपके सर्टोली सेल के। ये वाली चीज क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ सेल। हमने बात करी, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया आल्सो नोन एज मेल जर्म सेल, दूसरा है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मियोसिस करेंगे और क्या बना लेंगे? स्पर्म। ठीक है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे देंगे। रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनको आपने क्या बोला था? इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल है छोटी छोटी, और इंटरस्टिशियल सेल है जिनको आपने क्या बोला? लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या रिलीज करेंगे? एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन का एक एग्जांपल हो गया टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टिनिडायोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आपको जो याद करना है कर लो, टेस्टोस्टेरोन तो याद रहना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम का ध्यान रखते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, यहां तक डन। आगे बढ़ते हैं, तो वी आर डन विद दिस पार्ट। अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में हम चार चीजों की बात करेंगे, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ध्यान से सुनो।
यहाँ पे है तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आके इधर ओपन होती है और ये छोटा छोटा सा नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, इसको आप बोलते हो रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस आगे जाके लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स में खुलती है जिनको आप बोलते हो वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया आगे जाके ओपन होता है इस कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसको आप बोलते हो एपिडीडाइमिस, और एपिडीडाइमिस आगे जाके ओपन होता है वास्ट डिफरेंस के अंदर। इतना क्लियर हुआ? क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस से वास डिफरेंस। पहली चीज, क्या चीज टेस्टिस को निकल के बाहर आ रही है? वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, इतना क्लियर? रास्ता याद रखना है, स्पर्म यहाँ बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस से वास डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इधर क्या हो रहा है। देखो सीधा एपिडाइमिस पे आ जाए, क्योंकि हर चीज का काम देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, वहां से हम रेटिटेस्टिस में भेजेंगे, रेटिटेस्टिस से हम वासा फ्रेंचिया में भेजेंगे, फिर आता है तुम्हारा ये एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, ये है उसका सर, ये उसकी बॉडी और ये है उसकी टेल। सर को बोलेंगे कैपुट, बॉडी को बोलेंगे कॉर्पस, टेल को बोलेंगे कॉडा। कॉडा से निकलते हैं तुम्हारा वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तुम्हारे एपिडाइमिस का काम क्या है? एपिडाइमिस जो पहली बार प्रेजेंट का होता है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर पीछे की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, क्या करता है? इट इज अ प्राइमरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म सबसे पहले आके यहीं स्टोर होते हैं, इवन आपके कॉडा में ना 1-1 महीने तक स्पर्म स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये स्पर्म का रिसाइकलिंग सेंटर है और यहीं पे स्पर्म अपनी मेच्योरिटी और मोटिलिटी गेन करता है। ठीक, इतना क्लियर? प्राइमरी स्टोर हाउस है, रिसाइकलिंग सेंटर है और स्पर्म अपनी मेच्योरिटी और मोटिलिटी यहाँ के गेन करता है। तो फिर स्पर्म यहाँ से यहाँ पहुंचे कैसे? आपके वासा इफ्रेंशिया जो है वो पेरिस्टाइलिसिस करते हैं, वो पेरिस्टाइलिसिस की वजह से हम खिसका के स्पर्म को यहाँ भेज देते हैं, फिर स्पर्म यहाँ पे आके अपनी मेच्योरिटी और मोटिलिटी गेन कर लेता है। इतना क्लियर हुआ बेटा जी? एपिडाइमिस क्लियर? नाउ यू हैव वास्ट डिफरेंस। अब स्पर्म एपिडाइमिस में आए, फिर वास्ट डिफरेंस के अंदर जाएंगे। अब ये वास्ट डिफरेंस जो है ये आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है और फिर आगे एक चौड़ा सा पोर्शन बना लेती है, उसको आप बोलते हो एम्प्यूला। ठीक, क्या बनाती है? एम्प्यूला। अब यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे ये ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप बोलते हो सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स और ये जो वास्ट डिफरेंस का एम्प्यूला है, ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको आप बोलोगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। और वो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो यूरिथ्रा में ओपन होती है। ठीक है, और फिर यूरिथ्रा ओपन होता है आपके पीनस के अंदर, और फिर इसी यूरिथ्रा से आपका स्पर्म भी आता है, आपका यूरिन भी आता है, और आपके जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड का सीक्रेशन भी आता है। इतना समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ तो एनसीईआरटी की क्लैरिटी आ जाएगी। इसने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रेंचिया। हमने भी यही बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा फ्रेंचिया में ओपन करती है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला? रेटे टेस्टिस। फिर वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस, ये हमने अभी बताया कि वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ के बाहर जाती है, और फिर ओपन इनटू एपिडिडाइमिस जो कहाँ लोकेटेड है? ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे वाले सरफेस पे। एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस पे क्या करती है? दैट असेंड टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ नीचे की तरफ आती है, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप मारती है। ठीक है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, उससे उसका एक डक्ट रिसीव करती है वास डिफरेंस। ठीक है, और रिसीव करने के बाद में ओपन होती है यूरिथ्रा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ डक्ट जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक, ये डक्ट वगैरह स्टोरेज करती है और स्पर्म को ट्रांसफर करती है। ठीक, फिर यूरिथ्रा जो है वो कहाँ से निकल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से, ऑब्वियस सी बात है, यूरिथ्रा तो यूरिनरी ब्लैडर से ओपन होता है, और फिर वो किसके अंदर एक्सटेंड करता है? पीनस के अंदर, और पीनस की जो बाहर की ओपनिंग है उसको आप क्या बोलते हो? यूरिथ्रल मीटस या फिर यूरिथ्रल ओरिफाइस। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ये वाली रीडिंग डन। ये मैंने यहाँ पे रास्ता लिखा है, ये रास्ता आप देख लेना कि कहाँ से कहाँ स्पर्म पहुंच रहा है, ये पूछा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये पढ़ लिया, थोड़ा सा पीनस पे आते हैं। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है पीनस, जिसको आप बोलते हो द एक्सटर्नल जेनिटिला या फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, हमें पता है कि पीनस जब हार्ड होता है, जब वो इरेक्ट होता है, तभी एक फीमेल को इंसेमिनेट कर पाता है। तो पीनस का इरेक्शन पॉसिबल कैसे है? ठीक है, पीनस जो होता है, ये पीनस के अंदर 3 तरीके के टिश्यू होते हैं, वैसे 2 तरीके के, एक तो 2 है, एक एक है। ये जो टिश्यू है, ये वाला और ये वाला पिंक वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इरेक्टाइल है। और फिर ये वाला जो टिश्यू है, ये वाला जो यहाँ तक आ रहा है पूरा, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये जो एनलार्ज एंड होता है पीनस का, इसको आप बोलते हो ग्लांस पीनस, और ग्लांस पीनस इज कवर्ड विद अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको आप बोलते हो फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस। ठीक है, तो ये पूरा पीनस है, पीनस का जो एंड है इसको आप क्या बोलोगे? ग्लांस पीनस,
एंड ग्लांस पीनस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, उसको आप क्या बोलते हो, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। इतना क्लियर? आपको दो तरीके के इरेक्टाइल टिश्यू दिखेंगे यहाँ पे, एक का नाम है कैवर्नोसा जो ये दो है, और दूसरे का नाम है स्पॉन्जियोसम। ठीक है। पीनस इरेक्ट कैसे होता है? पीनस के अंदर खाली जगह होती है जिनको हम साइनसेस बोलते हैं। तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही होती है तो अराउजल की वजह से उन खाली स्पेसेस के अंदर ब्लड भर जाता है। इतना ब्लड भरने की वजह से पीनस इरेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो पीनस का जो इरेक्शन है वो एक वेस्कुलर फिनोमिना है, मतलब ब्लड इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। आपका एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो उसको कंट्रोल करता है। ब्लड सप्लाई इसके वक्त इंक्रीज हो जाती है और उस वक्त मसल्स रिलैक्स्ड रहती है। ठीक है। फिर जब इजैक्यूलेशन होता है, मतलब जब इसमें से सीमेन निकल रहा होता है, तब वो वाला जो रिफ्लेक्स है उसको वो आप सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स की कैटेगरी में डालते हो। इतना क्लियर हुआ? ये जो फोर स्किन है इसका दूसरा नाम प्रिप्यूस है, मैंने अभी बताया। और प्रिप्यूस एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको आप बोलते हो स्मिग्मा। इतना क्लियर है? कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि इसी की हेल्प से एक मेल जो है वो फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट करता है। डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक। फिर हमने बात करी थी कि यहाँ पे यूरिथ्रा होता है। अब यूरिथ्रा ना तीन तरीके का होता है। एक तो है ये वाला पार्ट, देखो ये जिसको आपने सेमिनल वेसिकल की डक्ट बोला है, और ये वास्ट डिफरेंस दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको आपने क्या बोला, इजैक्यूलेटरी डक्ट। वो इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होता है? यूरिथ्रा के अंदर। अब यूरिथ्रा के तीन पार्ट है। एक तो ये वाला पार्ट जिसके अराउंड ये ग्लैंड है जिसको आप बोलते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर होता है ये वाला पार्ट जिसके अराउंड कोई ग्लैंड नहीं है। ये जिसके अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको आप बोलते हो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। फिर ये बीच का जो होता है इसको आप बोलते हो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और फिर ये वाला जो यूरिथ्रा है जो पीनस के अंदर है इसको आप बोलते हो पिनाइल यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा है थ्री पार्ट्स, प्रोस्टेटिक, देन यू हैव मेम्ब्रेनस, एंड देन यू हैव पिनाइल यूरिथ्रा। ठीक है। प्रोस्टेटिक के अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इस मेम्ब्रेनस के अराउंड कुछ नहीं है, और इसके अराउंड ये तो पूरा पीनस के अंदर ही होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब ये वाली बात हो गई हमारी डन। ठीक, थोड़ा सा ऊपर वाला डायग्राम देख ले। देखो ऊपर वाले डायग्राम में आ, ये है आपके सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है। सेमिनल वेसिकल का डक्ट है, और ये है आपका वास्ट डिफरेंस का डक्ट। इन्होंने कॉमन मिलके क्या बना लिया आपका, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जाके ओपन होता है किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। ये है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और ये पूरा है पिनाइल यूरिथ्रा। डन है? बाकी लेबलिंग्स आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक। ये वाला पार्ट हो गया हमारा डन, ये वाला भी हो गया डन। और अब हम बात करेंगे आगे मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स की। हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब हम लोगों ने ये डन कर लिया, ये डन, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो गया, टेस्टिस हो गया, हमारे ग्लैंड्स बचे हैं। तीन तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड काउपर्स या बल्बोयूथ्रल। काउपर्स या बल्बोयूथ्रल दो होते हैं, मतलब पेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल भी दो होते हैं, मतलब पेयर्ड है। प्रोस्टेट सिंगल होता है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों हैं आपके सेमिनल वेसिकल्स, ये एक होता है आपका प्रोस्टेट, और ये छोटे से जो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर इनको आप बोलते हो बल्बोयूथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये तीनों ग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं मिलके एक फ्लूइड बनाते हैं जिसको आप बोलते हो सेमिनल फ्लूइड या फिर सेमिनल प्लाज्मा, विच इज रिच इन योर कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है। और जो आपका बल्बोयूथ्रल ग्लैंड है जो छोटा सा बल्ब जैसा था, वो कुछ ऐसा रिलीज करता है ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से पीनस जो है उसका लुब्रिकेशन इजी हो जाता है और वो फीमेल के अंदर इजीली इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मैं बातें बता रही हूँ, सेमिनल वेसिकल जो है वो आपका सेमिनल फ्लूइड का मैक्सिमम पार्ट बनाता है, वो है 60 से 70। प्रोस्टेट बनाता है 20 से 25%। बल्बोयूथ्रल जो सब्सटेंस बनाता है उसको आप बोलते हो प्री कम या फिर प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड। एक मेल पार्टनर जब सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो रियल इजैक्यूलेशन से पहले थोड़ा बहुत फ्लूइड निकलने लग जाता है। उस फ्लूइड में भी इतना स्पर्म होता है, उस फ्लूइड को आप बोलते हो प्री कम या फिर प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड। ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो होता है उसकी पीएच, उसके फ्लूइड की पीएच 7.3 है, प्रोस्टेट वाले की 6.5 है, और इसकी 7.2 है। ये पीएच आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। सेमिनल वेसिकल में होते हैं फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से एक बार सीमन जब इजैक्यूलेट होता है तो वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है। और प्रोस्टेट वाले के अंदर होता है सिट्रिक एसिड जो क्रेब साइकिल के अंदर जाएगा और एनर्जी बनाएगा। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, और फिब्रिनोलाइसिन जो तुम्हारे क्लॉट हुए हुए सीमन को वापस क्लॉटिंग हटाएगा। और बल्बोयूथ्रल जो होता है उसके अंदर प्रीकम होता ही है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक। ये वाला पार्ट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा पार्ट हमने करा दिया है। ये हो गया, ये हो गया। चलो
ये हो गया। ठीक है, थोड़ी सी एक बात एक्स्ट्रा और बता देते हैं कि स्क्रोटम के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। उसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, उसमें सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, उसमें दो तरीके की मसल होती है, एक होती है डार्टोस, एक होती है क्रेमेस्टर मसल। ये दोनों जो मसल होती है विंटर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका जो टेस्टिस है उसका साइज छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी कम हो जाएगा। विंटर में हम यही चाहते हैं, समर्स के अंदर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक, तो इसी के साथ में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास के अंदर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट, थैंक यू।